हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव स्नेही और आज हम 28 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए करंट अफेयर्स को यूज़ करके हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। ब्रह्मपुत्रा डैम विल नॉट अफेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश, चाइना ऐसा बोल रहा है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये डिस्कशन है, ये किस चीज़ का है, इसको समझने से पहले एक बार ज्योग्राफी का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जहाँ से हमें स्टैटिक पोर्शन को समझने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देखो, एक रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ पे मेंशन भी है। ये यार्लुंग ज़ांगपो के नाम से चाइना में जानी जाती है। ठीक है, ये जो ज़ांगपो रिवर है या फिर यार्लुंग ज़ांगपो रिवर है, ये टेक्निकली चाइना के तिब्बतन रीजन में आती है। तो अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे ये जो पूरा चाइना का रीजन है, ये तिब्बत ही है। एंड तिब्बत को, इस रीजन को चाइना TAR बोलता है, जिसमें तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन जिसको बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन। तो ये जो TAR है या तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है, जिसको हम तिब्बत भी बोलते हैं, ये चाइना पूरी कंट्री का एक छोटा सा पार्ट है। पहले ये तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था, बट 1950s में चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था। एनीवे, सो यहाँ से एक रिवर स्टार्ट होती है जो कि इस डायरेक्शन में जाती है। आपको दिख भी रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये इस डायरेक्शन में जा रही है। चलते चलते ये देखो, ल्हासा है, ल्हासा तिब्बत की कैपिटल है, उसके नीचे से होते हुए गुजरती है और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा यू टर्न लेती है चाइना के अंदर ही। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा यू टर्न लेती है और उसके बाद ये रिवर इंडिया में एंटर कर जाती है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे जो रिवर ब्रह्मपुत्र है एक यू टर्न लेती है, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे एक हिमालय की माउंटेन पीक है जिसको नमचा बारवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो ज्योग्राफी की है, जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। इससे क्या है, आपको कॉन्टेक्स्ट सेट होता है कि यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फिर ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से फिर अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर करती है और भी बहुत सारी रिवर्स इससे आके जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लोहित रिवर है जो कि इस डायरेक्शन से आके ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट डायरेक्शन से आके उससे जुड़ जाती है। फिर यहाँ पे सुबनसिरी रिवर है। देखो, सुबनसिरी रिवर भी तिब्बत में चालू होती है, फिर वो इंडिया में आती है और उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र से राइट डायरेक्शन में या राइट बैंक से जुड़ जाती है। फिर यहाँ पे एक और रिवर है जो कि भूटान और तिब्बत से होके आती है, जो यहाँ पर है, और इसका नाम है मानस। यहाँ पे मानस रिवर है। फिर यहाँ पे तीस्ता रिवर भी आपको दिख रही है। तीस्ता रिवर सिक्किम से स्टार्ट होती है और फिर वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है। तो यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लोहित और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सुबनसिरी, मानस एंड तीस्ता। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पहुंचती है तब उसको जमुना बोला भी जाता है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर गंगा से मर्ज हो जाती है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। ठीक है, तो जमुना पद्मा मिक्स होती हैं और उसके बाद वो फाइनली बांग्लादेश के पास जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है। तो ये एक पूरी जोग्राफिकल सिचुएशन है ब्रह्मपुत्र की। अब इस रिवर को देख के आपको क्या पता चलता है कि ये जो जितनी भी ये पूरी रिवर है, ये देखो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद ये जो पूरा स्टेट है, ये जो पूरा स्टेट है, ये असम है। उसके बाद ये असम के बीचों बीच ट्रैवल करती है और बांग्लादेश के भी बीचों बीच ये रिवर ट्रैवल करती है। दैट मीन्स इस रिवर का इन दोनों रीजन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइवलीहुड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अगर यहाँ पर ही इस लोकेशन पे, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, चाइना ने इस लोकेशन पे एक डैम बिल्ड कर दिया, एक डैम बिल्ड कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर फिर चाइना बना लेगा। यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बना लेगा और पानी जो है वो यहीं इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे डैम बना है, इसके आगे जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन प्लस बांग्लादेश का रीजन, यहाँ पे रिवर फ्लो में बहुत बड़ा रिडक्शन आ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी पहले देखा गया है कि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र पे डैम बनते हैं, डैम बनने के प्रोसेस में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऐसे जा रही है, तो सपोज डैम यहाँ पे बन रहा है या यहाँ पे बन रहा है, तो डैम बनने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो आसपास हिमालयन रीजन है, अब एक तो हिमालयन रीजन ऐसा ये रीजन है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन है और टेक्टोनिकली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे अर्थ कोई कभी भी आ सकता है। दूसरी चीज़, ये माउंटेन्स ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन जनरल। उसके अलावा
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट और जो डिब्री है वो यहाँ पे नदी में आके गिर जाती है। तो ये भी देखा गया है हिस्टोरिकली कि पिछले 20-30 सालों में जब से चाइना ने बहुत सारे डैम्स ब्रह्मपुत्रा में बनाए हैं, ऑलरेडी बना चुकी है, अब ये नया बड़ा बनाने वाली है। और बाय द वे ये जो डैम बनाने की कोशिश कर रही है चाइना, ये उसका आज तक का सबसे बड़ा डैम होगा और वो यहाँ पे बनेगा। और इस प्रोसेस में हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि जब भी डैम बनता है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में पूरी में बहुत ज़्यादा जो उसका कलर है वो थोड़ा मर्की हो जाता है, वो डार्क कलर हो जाता है, क्योंकि ये जो डिब्री है और ये जो डस्ट है डैम कंस्ट्रक्शन की, वो इतने क्लीन पानी में चली जाती है। तो बहुत सारे इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, हेल्थ फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और चाइना इस डैम को इसी लोकेशन पे बना रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली या टेक्टोनिकली सेंसिटिव है, मतलब वो अर्थक्वेक प्रोन है बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियसली चाइना से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये इससे इंडिया और बांग्लादेश पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। उन्होंने बोला कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली चाइना तो ये बोलेगा ही, बट फैक्चुअल रियलिटी आपको पता है कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और ये जो डैम है डेफिनेटली इंडियन बॉर्डर के भी काफ़ी क्लोज है। ये 137 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली ये फ्रजाइल हिमालयन रीजन में है। हिमालय की एक और प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो पीक्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो ये देखो ये जो स्लोप है ना ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ तोड़ते हो या काम करते हो तो यहाँ से लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये लैंडस्लाइड होके जाएगा कहाँ? जब ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, और उसके बीच से ही क्या है ये नदी गुजर रही है, तो लैंडस्लाइड होके ये नदी में गिरेगा और नदी की क्वालिटी खराब होती जाती है। और पास में भी ऐसा हुआ है और ये इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे डैम बनेगा, डैम बनने के दौरान या कभी भी डैम टूट भी सकता है। तो सपोज डैम यहाँ पे बन गया, ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। एक नदी है जिसका फ्लो इतना है, ठीक है, और यहाँ पे नदी के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, फाइन। अब क्या हुआ, नदी के पहले डैम बना दिया, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बना दिया, तो नदी का जो फ्लो है ना वो बहुत पतला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पतला, ठीक है। तो अब ये डैम के कारण जो नदी का फ्लो है बहुत पतला हो चुका है, तो लोग क्या है अब और ज़्यादा आगे रहने लग जाएंगे, क्योंकि अब एरिया खाली हो गया काफ़ी, तो लोग और ज़्यादा आगे रहने लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये टेक्टोनिकली बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया जिससे डैम टूट गया, तो क्या होगा, डैम टूटते ही एकदम से पानी निकलेगा जो कि इन सब लोगों के जो लाइवलीहुड है उनको खत्म कर देगा और ये इन सारे इलाकों में बहुत तेज बाढ़ भी आ सकती है। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। एक तो पानी की अवेलेबिलिटी की कमी, पहला ये प्रॉब्लम। दूसरा, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो डिब्री है, डस्ट है, वो बढ़ जाएगा, तो वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो प्रॉब्लम। थर्ड, जब अगर क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके कारण अगर फ्यूचर में कोई डिजास्टर आती है तो फ्लड्स का यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा होगा। और किसको होगा? जो लोग इंडिया और बांग्लादेश में हैं उनको होगा, चाइना को तो होगा नहीं क्योंकि इंडिया की बॉर्डर पे बन रहा है डैम। तो डैम टूटेगा तो पानी इंडिया के अंदर इतनी तेजी से आएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ, देखो हिमालय वैसे ही वर्ल्ड का सबसे लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण हिमालय बदल रहा है बहुत तेज़ी से, और वहीं पे इतनी सेंसिटिव लोकेशन पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना ये वैसे ही एनवायरमेंटली डैमेजिंग है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स आपको इस डैम के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पर ही है, तो अगर कोई अर्थक्वेक आएगा तो उसका सबसे पहला इफेक्ट यहीं पर होगा। डैम विल बी एट अ ह्यूज गॉर्ज, मतलब एक बहुत बड़ी खाई है उसके पास ये डैम बनेगा, और ये जब ब्रह्मपुत्र यू टर्न बनाती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक ये उस रीजन में, मतलब जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है वहाँ पे ये डैम बन रहा है। तो ये पूरी न्यूज़ से आपको समझ में आ चुका है इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़, एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग रोज 3.5% थ्रू अगस्त 23 टू जुलाई, शोज द गवर्नमेंट सर्वे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पे रैंडमली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आता है रूरल और अर्बन इंडिया की डिवाइड पर, ऐसे मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, तब ये जो डेटा यहाँ पे है वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको वो आंसर लिखने में। वो कैसे है चलो देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड कितना पैसा स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन पे, ठीक है, उसका ये डेटा है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोई अलग चीज़ होती है क्या, वो समझते हैं। सपोज आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा गेम खेलने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए या कोई मूवीज़ देखने के लिए, तो आपने क्या करा, इस फ़ोन को खरीदा है और इससे आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाए, मतलब आपने इसको फ़ोन को खरीद लिया, बट आपका पर्पज़ ये नहीं है कि आप इससे कोई बिजनेस करना चाहते हो या फ़ोन से आप पैसा कमाना चाहते हो। तो ये क्या हो गया, ये आपने जो पैसा स्पेंड करा है फ़ोन के लिए, इसको आप कंजम्पशन
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट मानोगे। जैसे आपने कोई खाना खरीदा, फूड खरीदा, और आपने फूड को खा लिया या फूड को कंज्यूम कर लिया, तो ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, फूड तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन मोबाइल को आप कंज्यूम नहीं करते ना, मतलब आप उसको खाते तो हो नहीं। फिर भी अगर आप उस इस पर्सपेक्टिव से देखो कि आपने फ़ोन को खरीदा ही सिर्फ अपने नॉर्मल कन्वीनियंस के लिए, और उससे आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाया, तो एक तरह से वो आपका कंजम्पशन है। लेकिन अगर आपने फ़ोन खरीदा है जिससे आप जिसको यूज़ करके आप स्टडी करते हो, और वो स्टडी के पर्पज़ से ही आपने खरीदा है, या फिर आप उससे कोई बिजनेस बड़ा मैनेज करते हो, या इस फ़ोन से आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो जिससे आप फ्यूचर में और पैसा कमाओगे, तो ये क्या है आपका फ़ोन। ये अब आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ये फ़ोन आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो एक ही चीज़ मल्टीपल चीज़ों में काउंट करी जा सकती है। ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है ये टोटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगाते हो, कुछ पैसा आप कंजम्पशन में लगाते हो। कंजम्पशन में वो चीज़ आती है जिससे आप पैसे नहीं कमाते, और उन्हीं चीज़ों में पैसा लगाना। जैसे आपने टीवी खरीद लिया एंटरटेनमेंट के लिए, आपने फूड खरीद लिया, आज आपने बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। ठीक है, आप किसी बहुत बड़े मॉल में चले गए और आपने क्लोथ्स खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, तो ये सारी चीज़ें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लेकिन आपने कोई ज़मीन खरीदी है बिजनेस बनाने के लिए, आपने कोई लैपटॉप खरीदा है जिस पे आप बिजनेस करोगे या उससे और पैसे कमाओगे, या आपने कोई मशीन खरीदी है अपनी इंडस्ट्री के लिए, ये सारे इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। एक तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। एनीवे, तो जो हाउस होल्ड, मतलब नॉर्मल जो हाउस है, एक एवरेज हाउस, वो कितना स्पेंड करता है कंजम्पशन पे, अब वो यहाँ पे डेटा है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि ये डेटा हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। ये ऐसे जब भी आप कोई भी न्यूज़ पढ़ो, ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आपके दिमाग में आने ही चाहिए, और स्पेशली वाई वाला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही चाहिए। चाहे गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लाए, कोई नया बिल लाए, कुछ भी लाए, आप पूछो क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा। तो गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा क्यों कलेक्ट करा, और इसी के ऊपर ही क्यों न्यूज़ बनी, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से पता चलता है कि लोग कितना स्पेंड करने के लिए रेडी हैं। अगर लोगों के पास जो इनकम उनके पास अवेलेबल है, इनकम जो कि डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके पास, आप 1,000 रुपये कमाते हो हाइपोथेटिकली, और मैंने आपसे 500 रुपये टैक्स ले लिया, तो क्या 1,000 रुपये आपकी टेक्निकली इनकम है? नहीं, आपकी टेक्निकली इनकम तो 500 रुपये हुए ना, क्योंकि बाकी 500 तो मैंने टैक्स में ले लिया। तो ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है जिसको आप स्पेंड कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा लोगों की डिस्पोजेबल इनकम होगी, उतना ज़्यादा लोग जाके मार्केट में स्पेंड करेंगे। अब चाहे ये उनका जो स्पेंडिंग है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट में हो, या हो सकता है कंजम्पशन में हो, किसी में भी हो सकता है। बट ऑब्वियसली अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और आप खुद देखो, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो पहली स्टेप होती है, हर इकोनॉमी में जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है? वो होती है डिमांड। तो लोग जब पैसा लेके मार्केट में जा रहे हैं, तो वो डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। ज़्यादा डिमांड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, तो मतलब फ्यूचर में जीडीपी भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक सिग्नल देता है, वो एक प्रूफ नहीं है, बट वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हाँ, जो इकोनॉमी है शायद उसमें राइज देखने को हमें मिले। फाइन, तो ये बेसिक चीज़ है, और इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो यहाँ पे अलग से रिलीज करा जाता है। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड में, मतलब एक घर में ऑन एवरेज कितना खर्चा होता है, और वो भी पर कैपिटा बेसिस पे। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, उसमें भी अगर आप पर पर्सन पे बेसिस पे डिवाइड कर दो, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका नंबर बढ़ गया है, वो 3.5% हो चुका है पहले से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3.5% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है इस पूरे पीरियड के अंदर। फाइन, ये जो डेटा है ये प्रीलिम्स में आपसे 3.5% ऑप्शन में कहीं नहीं पूछेंगे, लेकिन ना ये एक स्टेटमेंट में लिखा होगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखी होगी, और यहाँ पे 3.5 की जगह 4.5 होगा। तो वो ऑप्शंस में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 3.6, 3.5 या 3.4 बताओ। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं या स्टेट एग्जाम्स में आ सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, और वो बस ये डेटा चेंज कर देंगे। वहाँ पे आपको रेडी रहना है कि हाँ, ये डेटा ये नहीं ये था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, तो इसका क्या सिग्नल है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है शायद वो फंडामेंटल लेवल पे अभी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डेटा कौन रिलीज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये चीज़ ऑप्शन बेस्ड में प्रीलिम्स क्वेश्चन में आ सकती है। यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज करा है। ऑब्वियसली नहीं,
ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज करा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये गवर्नमेंट इसको देख के बताती है कि इकोनॉमी की वेलबींग क्या है। सिंपल, पॉवर्टी कितनी है। अब देखते हैं किसी स्टेट के अंदर या किसी सिटी के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, अगर ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बहुत कम है, तो नॉर्मली पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे लोग कम स्पेंड कर पा रहे हैं, और उससे आप ये अज्यूम कर सकते हो कि लोगों की इनकम भी कम है, तो इससे पॉवर्टी के बारे में पता चलता है, और इन्फ्लेशन भी पता चलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी चीज़, जितना ज़्यादा लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी उतनी बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ना क्या होता है, इन्फ्लेशन। तो आप इन्फ्लेशन के भी जो डिफरेंट मेट्रिक्स है, एटलीस्ट उनकी कैलकुलेशन HCES की मदद से थोड़ी बहुत कर सकते हो, इसलिए ये डेटा कलेक्ट करा जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा कि HCES के क्या क्या एडवांटेजेस हैं या इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप एक बार कंसेप्चुअली इसको पढ़ लेते हो तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको पता है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, इजीली आप उसको कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि ये जो डेटा है ये गवर्नमेंट हर साल रिलीज करती है, ये लिखा होगा। ठीक है, ये लिखा होगा कि जो HCS हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये हर साल रिलीज होता है। अब ये स्टेटमेंट भी गलत है, बट प्रीलिम्स में ऐसे ही स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं, हमें लगता है हाँ हर साल ही रिलीज होता होगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये 2011 में रिलीज हुआ, उसके बाद सीधा 2022 में रिलीज हुआ, मतलब 11 साल तक ये रिलीज ही नहीं हुआ था। एक्चुअली 2017 में रिलीज होना था, बट गवर्नमेंट ने वो रिलीज नहीं करा। अब वो अलग रीजन है उसके, बट आपको पता होना चाहिए कि 11 साल लग गए, बीच में तो 11 साल रिलीज ही नहीं हुआ। फिर 22-23 में रिलीज हुआ, और अब 23-24 के लिए रिलीज हुआ है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि, पहली बार नहीं मतलब पिछले 10-20 साल में पहली बार हुआ है कि लगातार दूसरे साल HCS को रिलीज करा गया है। तो जब ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि ये हर 2 साल में रिलीज होता है, तो वो स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 2 साल में रिलीज नहीं हुआ, ये तो 11 साल में आप रिलीज हो रहे हैं। फिर ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि हर 5 साल में रिलीज होता है, या स्टेटमेंट आ सकता है कि हर साल रिलीज होता है। तो अब आपको पता है कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है अभी फिलहाल। एक और क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है हमने समझ लिया कि जो हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, लेकिन अर्बन और रूरल इंडिया में क्या डिफरेंस है। इस डेटा से पता चला है कि अर्बन एरिया जितना स्पेंड करता है और रूरल एरिया जितना स्पेंड करता है ना, उसमें जो डिफरेंस था वो कम हो गया, वो नैरो हो गया। ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात क्यों है, आप खुद देखो, रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया के डायरेक्शन में बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, और उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है और यहाँ पे स्लम्स बन जाते हैं, और रूरल एरिया से क्योंकि यंग लोग निकल के जाते हैं ना, अब यंग लोग ही तो माइग्रेट कर रहे हैं, तो रूरल इंडिया की इकोनॉमी चलाएगा कौन। जब यंग इंडियंस ही इकोनॉमी चलाते हैं और वो अर्बन एरिया में चले गए माइग्रेट करके, तो रूरल इंडिया की इकोनॉमी कौन चलाएगा। और यहाँ पे इकोनॉमी नहीं चलेगी तो रूरल इंडिया क्या हमेशा रूरल ही रहेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अगर ये जो गैप है ना अर्बन रूरल एरिया में, ये जितना गैप कम हो उतना बेटर, क्योंकि ये माइग्रेशन कम होगा, अर्बन एरियाज के जो क्राउडेड प्रॉब्लम्स है वो कम होगी, और रूरल इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये नैरो होना अच्छी बात है, फाइन, ये आपको बताना चाहिए। तो जो, और एक और चीज़, रूरल मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका जो इंक्रीमेंट है वो अर्बन हाउस होल्ड से ज़्यादा है। तो ये नंबर आपको याद नहीं रखना, ये वाला, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा, 3.5 इन जनरल, बट ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि फिलहाल जो अभी रिसेंट डेटा है उसके अंदर रूरल एरिया में एक्सपेंडिचर जितना बड़ा है, वो अर्बन इंडिया में जितना बड़ा है ना, उससे ज़्यादा रूरल इंडिया में वो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ये बस ये डेटा आपको पता होना चाहिए, फाइन। देन एक और चीज़, जो नॉन फूड आइटम्स हैं वो अभी भी पूरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। नॉन फूड आइटम्स क्या हो गए, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। अब मैंने आपको बताया, अगर फ़ोन और लैपटॉप आपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लिया है तो वो कंजम्पशन में नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लेजर के लिए, कन्वीनियंस के लिए है, तब वो आ जाएगा किस चीज़ में, वो आ जाएगा कंजम्पशन में। जैसे आपने कोई किचन इक्विपमेंट ले लिया, किचन अप्लायंस ले लिया, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन आपने वही अप्लायंस अपने रेस्टोरेंट के किचन के लिए लिया है, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, दोनों बदलाव ये आपको मेंटली पता होना चाहिए कि कब आप किस चीज़ को कहाँ रखोगे। तो जो नॉन फूड आइटम है, अब जैसे फ़ोन तो एक्सपेंसिव हो गया ना, फ़ोन आपने मान लेते हैं 1 महीने में एक बार ही लिया, लेकिन फूड आपने बहुत बार ले लिया, लेकिन फिर भी जो फूड का खर्चा है वो फ़ोन के खर्चे से कम है। तो इसलिए जो नॉन फूड आइटम है उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता है। वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही, क्योंकि नॉन फूड आइटम से थोड़े महंगे होते हैं।
ठीक है। और देखो ये 50% से ज़्यादा है। रूरल इंडिया में 53% है, अर्बन इंडिया में 60% है। ये परसेंटेज भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉन फूड आइटम एटलीस्ट 50% से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो गैप है अर्बन और रूरल इंडिया में इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ये डेटा आपको ध्यान रखना है मेंस के लिए, क्योंकि रूरल वर्सेस अर्बन इंडिया इस पे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ऑलमोस्ट किसी ना किसी टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, या तो ऐसे आ जाता है इस पे, या ये चीज़ वो आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, यही चीज़ प्रीलिम्स में आ जाती है, मेंस में चारों पेपर में से कहीं भी इस क्वेश्चन को वो डाल सकते हैं। तो ये डेटा ना तब आपके बहुत काम आता है। अगर आपको अच्छी चीज़ बतानी है, कुछ ऑब्स्टिकल्स बतानी है, तो आप दूसरा डेटा यूज़ करोगे, लेकिन ये डेटा उस चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2011-12 में जो MPC था वो 84% डिफरेंस था दोनों में। मतलब अभी भी देखा जाए तो अर्बन एक्सपेंडिचर, अर्बन इंसान, एक अर्बन इंसान जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है ना, वो रूरल इंडिया का 3 गुना है। मतलब एक इंसान रूरल इंडिया में 3 गुना भी नहीं, 3 पॉइंट समथिंग गुना है। रूरल इंडिया में एक इंसान 2,000 रुपये खर्च कर रहा है पर कैपिटा, और वहीं अर्बन इंडिया में इंसान 6,900 रुपीज़ खर्च कर रहा है इन जनरल। तो देखो कितना ज़्यादा खर्चा अर्बन इंडिया में हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा है। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना, ये कम हो गया है। ये पहले 84% डिफरेंस हुआ करता था, अब ये डिफरेंस सिर्फ 70% रह गया दोनों के एक्सपेंडिचर में। तो ये 84 से 70, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि ये डेटा आप याद रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा ये मेंस के परस्पेक्टिव से। एक और चीज़ यहाँ पे मिनिस्ट्री ने बताई है कि जो गिनी कोफिशिएंट है वो भी डिक्लाइन हो गया है। अब ये गिनी कोफिशिएंट क्या है, ये देखते हैं। देखो क्या है, अगर आप ये देखो कि हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं और उस पैसे को कमाने वाले लोग कितने हैं, तो इसका जो आप एक ग्राफ बनाते हो उससे हमें गिनी कोफिशिएंट पता चलता है। ठीक है, उससे क्या पता चलता है हमें, गिनी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है, वो लोग जो कि इनकम कमाते हैं और परसेंटेज लोग, और यहाँ पे परसेंटेज है पॉपुलेशन। तो देखो जैसे अगर ये है परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन, परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन है ये रेड वाली। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ही बनाओगे ना, तो क्या पता चलता है कि 20% लोग इंडिया के 20% इनकम कमा रहे हैं। फाइन, मतलब 20% लोग इंडिया के 20% इनकम कमा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं। जो एक्चुअल लाइन है ना वो ये वाली है, ब्लू वाली। एक्चुअल लाइन ये ब्लू वाली है, और इस ब्लू वाली लाइन को ही बोलते हैं लॉरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंस कर्व। तो ब्लू वाली लाइन पे अगर आप ये बनाने जाओगे तो क्या पता चलेगा आपको, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये देखो यहाँ पे आके रुक रहा है। तो ये ऑलमोस्ट है 45%। मतलब इंडिया के 45% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 20% इंडिया का पैसा कमाती है। मतलब अगर पूरा इंडिया 100 रुपए कमा रहा है तो, और 100 लोग हैं इंडिया में, मान लेते हैं इंडिया में 100 लोग हैं और ये टोटल 100 रुपए कमा रहे हैं, तो इसमें से 45 लोग तो सिर्फ 20 रुपए कमा रहे हैं, तो बचे हुए जो 55 लोग हैं वो 80 रुपए कमा रहे हैं। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन को अगर आप मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो क्या पता चलेगा कि ऑलमोस्ट यहाँ से अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब 45 लोग 45 रुपीज़ कमा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल रियलिटी ये वाला कर्व है। तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, इसी को गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन की जगह होती तो गिनी कोफिशिएंट होता 0, और ये ब्लू वाली लाइन अगर रेड लाइन से सबसे दूर होती, तो रेड लाइन से सबसे दूर कब होगी, जब ये यहाँ पे नहीं, सिर्फ और नीचे करते करते ये एकदम यहाँ तक पहुंच जाएगी। अगर ये कर्व ऐसा होता ना, लॉरेंस कर्व, तो ये जो डिफरेंस है इसको आप बोलते 1। मतलब गिनी कोफिशिएंट 0 से 1 के बीच में घूमता है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है। अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है तो मतलब सोसाइटी में सबसे ज्यादा इन इक्वालिटी है, या फिर परफेक्ट इन इक्वालिटी भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो गिनी कोफिशिएंट है वो कम हो गया है। कम हो गया मतलब ये जो ब्लू लाइन है ना, ये रेड लाइन के पास आ गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है कभी कभी जिससे जो स्टैटिक का पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है। तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें भी हमें समझ में आई है। अब आपको यहाँ से सिर्फ ट्रेंड ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं उनको याद मत रखना। ठीक है, उनको याद मत रखना। मेंस में लिखने के लिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, और प्रीलिम्स में भी वो ट्रेंड ही आपसे पूछेंगे, नंबर नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन से सर्वे में है, ये किस सर्वे में है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा है। और प्रीलिम्स में आपसे वो डायरेक्टली ये डिफरेंस पूछेंगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ,
तो वो तो खैर डायरेक्टली पूछ ही लेंगे। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गिनी कोफिशिएंट डिक्लाइन हो गया है। फर्स्ट थिंग, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स से पूछ लेंगे कि, और लिखा होगा स्टेटमेंट में, ये गिनी कोफिशिएंट रिसेंटली जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है उसके अकॉर्डिंग बढ़ गया है, नहीं डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मतलब थोड़ी सी इक्वालिटी बढ़ी है और इनइक्वालिटी कम हुई है। दूसरी चीज़ आपको क्या यहाँ ध्यान रखनी है, अब देखो जो अभी गिनी कोफिशिएंट है यहाँ पे लिखा है रूरल इंडिया का, ठीक है, रूरल इंडिया का है 0.23 और अर्बन इंडिया का क्या है 0.28। अर्बन इंडिया का अभी 0.28 है और रूरल का 0.3। तो दूसरी चीज़ क्या है, रूरल इंडिया का गिनी कोफिशिएंट अर्बन इंडिया से कम है। मतलब इनइक्वालिटी अर्बन इंडिया में ज़्यादा है और इनइक्वालिटी रूरल इंडिया में कम है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस भी है क्योंकि रूरल इंडिया में ऑलमोस्ट सारे लोग, मतलब लोगों की इनकम में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन अर्बन इंडिया में एक ही सिटी में कुछ लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो कुछ लोग 10 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं। तो जो इनइक्वालिटी है अर्बन इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी जिससे बहुत सारे कंसेप्चुअल और स्टैटिक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। एजुकेशन से रिलेटेड है ये, लेटर एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे क्या बात हुई है, ये इसकी काफ़ी न्यूज़ भी बनी थी, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में इस चीज़ को मेंशन करा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी हो जाता है इन चीज़ को समझना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने क्या करा, उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया अब। और ये एटलीस्ट वो उस प्रोसेस में अब जा रहे हैं, तुरंत तो ख़त्म नहीं होती हैं चीज़ें, बट उस प्रोसेस में हम जा रहे हैं। ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, सिंपल सी बात है, कोई बच्चा स्कूल के अंदर है और वो स्कूल का किसी भी क्लास का एग्ज़ाम देता है लेकिन वो पास नहीं हो पाता, तो अब क्वेश्चन स्कूल वालों के पास है, क्या वो उसको फेल करके दोबारा से वही क्लास पढ़वाएं या कुछ मार्क्स उसके बढ़ाकर वो रैंडमली उसको पास कर दें। तो नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या मतलब है कि आप किसी को फेल नहीं कर सकते, किसी को डिटेन नहीं कर सकते उसी क्लास के अंदर। कोई 6th क्लास का बच्चा फेल हो गया तो अब अगले साल भी आप उसको 6th क्लास में डिटेन नहीं करके रख सकते, आपको उसको 7th क्लास में प्रमोट करना ही पड़ेगा। इसको कहते थे नो डिटेंशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कर दिया है खत्म, ठीक है। और ये डेफिनेटली की एजुकेशन रिफॉर्म्स का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी अभी तक, वो क्लास 8th तक थी। ऑब्वियसली क्लास 8th के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेल करा जा सकता था, लेकिन क्लास 8th तक, फर्स्ट से लेके 8th तक स्टूडेंट्स को फेल करना अलाउड नहीं था स्कूल्स के पास। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ये भी स्टार्ट किया गया था। तो दो चीज़ें स्टार्ट की गई थी, एक तो था कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें ऐसा ना हो कि आप एक स्टूडेंट को सिर्फ उसका जो फाइनल एग्जाम है उसके बेसिस पे जज कर रहे हो। आप कंटिन्यूसली हर महीने कुछ ना कुछ टेस्ट लो, जैसे स्कूल के अंदर ऐसे अब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट बोलते हैं उसको कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली टेस्ट लेते रहो और उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाए फाइनली। और फाइनल टेस्ट भी हो, कोई फाइनल एग्जाम भी होना चाहिए, लेकिन बीच में जो एग्जाम हो रहे हैं वो भी, उसके भी मार्क्स जोड़े जाएं। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है ऐसा नहीं हो कि भाई फाइनल एग्जाम या एक ही एग्जाम उसका पूरा साल डिफाइन कर दे, बट पूरे साल भर उसने जैसा परफॉर्म करा है उसको भी अकाउंट में लेना जरूरी हो जाता है। तो ये है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब, और नो डिटेंशन पॉलिसी का भी मैंने मतलब आपको समझा दिया है। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ये बहुत बड़े स्कूल रिफॉर्म्स थे जब इनको लागू किया गया था, ठीक है, ताकि स्कूल में एक बेनाइन एनवायरनमेंट बने। बेनाइन मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में हो और काफ़ी इमोशनली हेल्दी एनवायरनमेंट हो, ठीक है। और जो सीसीई था, जो ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया जहाँ पे रेगुलरली एग्जाम होने हैं, ये क्लास 6 से चालू होता और फिर चलता रहता आगे वाली क्लास में, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर धीरे धीरे एग्जाम्स होते रहते ताकि कोई फाइनल एग्जाम एक ना हो, इनफैक्ट पूरे साल में मल्टीपल एग्जाम्स हो, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होते ही रहे, ठीक है। एंड बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइमरी स्कूल से पास करते हैं, ये पता चला कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो प्राइमरी स्कूल से पास कर रहे थे उनके पास फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी की कमी थी। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती है, एक आपने नाम सुना होगा एसर की रिपोर्ट, ये भी यही बताती है, एनुअल सर्वे की रिपोर्ट। और ये बताती है कि इंडिया में जो क्लास 5th के बच्चे हैं वो क्लास 2nd के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पा रहे और वो अभी क्लास 5th के अंदर हैं। तो ऐसा कैसे है, हम कैसे फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी में पीछे रह गए। तो उसमें जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं, इस आर्टिकल के ऑथर, कि नो डिटेंशन पॉलिसी ने शायद उसमें थोड़ा सा रोल प्ले करा है, ये उन्होंने बोला है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को फेल नहीं कर रहे तो उनके पास इंसेंटिव नहीं है पास होने का, क्योंकि वो पास तो हो ही जाएंगे, कोई उनको फेल नहीं कर पा रहा।
तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत बड़ा गैप था हमारे लर्निंग आउटकम्स में। और 2019 में भी गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करा जाए, और तब उन्होंने बोल दिया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो अपने आप नो डिटेंशन पॉलिसी को जितना हो सके उतना अप्लाई करें। और जो CCE था, ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको भी ख़त्म करने की बात की गई थी। लेकिन क्या कोविड-19 आ जाता है और उसके बाद स्टेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है स्टेट्स के लिए इस नो डिटेंशन पॉलिसी को तुरंत ख़त्म करना और स्टूडेंट्स को डिटेन करना। क्योंकि कोई बच्चा 6th में है और अगर नो डिटेंशन पॉलिसी ख़त्म हो गई और वो स्टूडेंट अगर 6th में फेल हो गया तो वो वापस 6th में पढ़ेगा। लेकिन उस टाइम तो स्कूल ही नहीं खुल रहे थे, तो इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन अभी फिर से 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फाइनली, अब क्या है, स्टेट का वो जो डिस्क्रिप्शन था ना, स्टेट्स को दे रखा था कि आप अपने हिसाब से नो डिटेंशन पॉलिसी को धीरे धीरे खत्म कर देना। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल लेवल पे मैंडेट कर दिया है कि आज से नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म मतलब अब जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल होंगे और उनको डिटेन कर लिया जाएगा। डिटेन मतलब वो अगर क्लास 5th में फेल हो जाते हैं तो वापस उनको 5th क्लास 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना हार्श ना रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया उनको। उनको ऑप्शन ये दिया है कि अगर एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में वो कॉम्पिटेंट नहीं फाइंड किए जाते, मतलब वो फेल हो जाते हैं एक तरह से एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट, तो उनको 2 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया जाएगा। मतलब एक और ऑप्शन दिया जाएगा। और यही होता है ना कि जैसे स्कूल ख़त्म होता है, एक क्लास ख़त्म हुई, उसके 1 डेढ़ महीने का 1.5-2 महीने का गैप होता है नई क्लास चालू होने में, समर वेकेशंस के बाद। बट एनीवे उनको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा जिसमें वो वापस एग्ज़ाम को अपीयर कर पाएंगे, और इसमें भी फेल हो जाते हैं तब जाके उनको डिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को तुरंत ख़त्म कर दिया, बट ये है कि उन्होंने एक स्टेप और दे दिया 2 महीने का। इसमें भी अगर स्टूडेंट फेल होता है तब जाके उसको फाइनली उस क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या बदलाव है। एंड रूल्स में ये भी लिखा गया है कि किसी भी चाइल्ड को आप एक्सपेल नहीं कर सकते बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद ही जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो खत्म की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक तो उनको आप एक्सपेल नहीं कर सकते, उसके बाद से फिर नो डिटेंशन पॉलिसी को आप डेफिनेटली हटा सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के जो एजुकेशनल गैप है और लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है। अगर 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास के इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम फिर भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जब इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जो नंबर ऑफ वर्किंग पीपल हैं उनका नंबर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है कंपेयर टू जो लोग डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन होते हैं? या तो 60+ या फिर 15 माइनस, मतलब जो लोग 15 साल से कम हैं बच्चे, या 60+ से एजेड लोग हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है ये काम नहीं करती, तो हम इनको इकोनॉमिक टर्म्स में डिपेंडेंट मानते हैं। वेल, सोशल टर्म्स में डिपेंडेंट नहीं होते ये, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इकोनॉमिक टर्म्स में ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। लेकिन इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका नंबर बढ़ रहा है। फिलहाल तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन का भी नंबर बढ़ रहा है, लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारी इकोनॉमी में जो अच्छा बूम है, जहाँ पे हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन अगर ये जो वर्किंग एज में जो पॉपुलेशन है, अगर ये स्किल्ड ही नहीं है, केपेबल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो फ़ायदा ही नहीं हुआ इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ठीक है, तो जो लर्निंग आउटकम है उसको इम्प्रूव करने के लिए शायद ये जो पर्टिकुलर मूव है ये, इससे कुछ फ़ायदा हो नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल है, अब देखो क्या है, जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर ये बोला गया है कि हर स्कूल को कुछ ना कुछ परसेंटेज अपने स्टूडेंट्स पुअर बैकग्राउंड से लेने पड़ेंगे। और स्कूल्स पे ये एक तरह से थोड़ा सा ऑब्लिगेशन आ गया था कि उनको स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना खर्चा बचाने के लिए, अब क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं रही, तो उसका बहाना उठा के वो जल्दी से स्टूडेंट्स को एक्सपेल करने का उनको बहाना मिल जाएगा, वो स्टूडेंट जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे उनको। तो ये एक तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए ऑथर के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि CCE को भी ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो क्या है, जो वो फाइनल एग्ज़ाम वाला था ना कि एक ही पेपर पूरे साल का रिव्यू करता था, शायद वो चीज़ भी लौट के आ जाए। क्योंकि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कोई इंसान फेल हो गया या पास? जो उसने पूरे साल यूनिट टेस्ट दिए हैं उसके बेसिस पे डिसाइड हो नहीं रहा, फाइनल एग्ज़ाम के बेसिस पे ही डिसाइड हो रहा है। तो इससे फाइनल एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जब हम नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर देंगे। तो ये दो नेगेटिव चीज़ होगी इस मूव की, और जो बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी है ये पॉजिटिव चीज़ें होंगी इस मूव की। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। रूल्स दैट स्टिल मैनाकल द कैप्टिव एलिफेंट। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बता रही हैं कि जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, मतलब वो एलिफेंट्स जो कि कैप्टिविटी में रहते हैं और लोगों ने उनको कैप्चर करके उनके साथ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन है इन ऑथर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे एलिफेंट्स को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो एलिफेंट्स है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी जो बहुत सारे एलिफेंट्स हैं वो अभी भी कैप्टिविटी में हैं। लोग उनको फिजिकली ओन करते हैं एज अ पेट, और उनको इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग ये अलाउड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी रिसेंटली कैप्टिव एलिफेंट रूल्स भी निकाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2024 में कैप्टिव एलिफेंट्स रूल्स निकाले हैं, जो कि इन एलिफेंट्स की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और इनका मूवमेंट, इन दोनों को डिटरमाइन करता है और थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करता है। इसके अंदर ये अलाउ करता है, परमिट करता है ट्रांसफ़र ऑफ एलिफेंट्स व्हेन ओनर्स कैन नो लॉन्गर मेंटेन देम। मतलब कोई एक ओनर है जो कि एलिफेंट को ओन करता था, लेकिन जो ओनर है मान लेते हैं उसके पास पैसा टाइम ये नहीं है कि वो एलिफेंट की टेक केयर कर पाए, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे ओनर को एलिफेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफ़र है ये सिर्फ नॉन कमर्शियल रीज़न के लिए अलाउड है। लेकिन आप खुद सोचो, मैं एक ऐसा ओनर हूँ जो एलिफेंट की केयर तो कर सकता हूँ, लेकिन एक दूसरा इंसान आया और वो उसको पता है कि इस एलिफेंट को यूज़ करके कैसे और पैसे कमाए जा सकते हैं, और सपोज मैं उससे उस एलिफेंट से ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्सन को अपना एलिफेंट बेच दूंगा। लेकिन मैं पेपर पे दिखाऊंगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा या टाइम नहीं है कि मैं एलिफेंट की केयर कर पाऊँ, इसलिए मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी। बट टेक्निकली क्या हो रहा है, मैं एलिफेंट उसको बेच रहा हूँ क्योंकि ये इंसान उस एलिफेंट से ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, और मेरे एलिफेंट के बदले वो मुझे अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है। तो मतलब ये एक लूप होल हो गया। यहाँ पे तो लिखा है नॉन कमर्शियल रीज़न के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है, बट द थिंग इज़ कि मैंने ट्रांसफ़र इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे, इसलिए नहीं कि मैं उसकी टेक केयर नहीं कर पाता ज़्यादा। बट ऑन पेपर तो मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं नो लॉन्गर एलिफेंट की केयर कर पाऊंगा। तो ये लूप होल है इन एम्बिग्यूटी ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र, जो लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर 2019 का जो हमारे पास डेटा है उसके बात करें तो अराउंड 2675 डॉक्यूमेंटेड कैप्टिव एलिफेंट्स कंट्री के अंदर हैं। वाइल्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कैप्टिव एलिफेंट्स जो लोगों की ओनरशिप के अंदर आते हैं। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2002 में माइक्रोचिप्स इंस्टॉल करने की बात की गई थी कैप्टिव एलिफेंट्स के अंदर। उससे क्या है, इसी चीज़ का पता लगे, क्योंकि देखो जो एलिफेंट है उनकी बहुत ज़्यादा पोचिंग भी होती है, और उनके जो टीथ हैं उससे आइवरी निकाला जाता है, और ये जो आइवरी है बहुत ही एक्सपेंसिव बिकता है मार्केट में। सो जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनका गलती से इस ट्रेड के अंदर, इलीगल ट्रेड के अंदर यूज़ ना हो जाए, इसलिए उनके अंदर माइक्रोचिप्स लगाई गई कैप्टिव एलिफेंट्स के अंदर, ताकि उनका जो मूवमेंट है आप उसको गैदर कर पाओ। लेकिन एक एलिफेंट है, उसको मार के उसके टीथ निकाल के आइवरी के लिए बेच दिए, और नया जो एक वाइल्ड में, मतलब जंगल में एक एलिफेंट था, उसको पकड़ के ले आए, और ये जो मरा हुआ एलिफेंट था इसकी चिप ट्रांसफर कर दी इसके अंदर, और गवर्नमेंट को तो लग रहा है ये एलिफेंट अभी यही है, बट नहीं, एलिफेंट तो बदल चुका है, और ये गवर्नमेंट को नहीं पता कि एलिफेंट बदल चुका है। और ट्रस्ट मी, ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। और यहाँ पे लिखा है रिमूव्ड आफ्टर एलिफेंट डेथ एंड रीयूज्ड इन द वाइल्ड कॉट एलिफेंट। तो इससे क्या है, पहली बात तो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आप वाइल्ड एलिफेंट को कैप्टिव एलिफेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ने बोल रखा है। लेकिन इस माइक्रोचिप की मदद से ये कन्वर्जन भी पॉसिबल है, क्योंकि एक वाइल्ड एलिफेंट घूम रहा है और मेरा एक कैप्टिव एलिफेंट है। कैप्टिव एलिफेंट को मैंने उसके टीथ बेच दिए, और उसको किल करके उसके और भी बॉडी पार्ट्स को मैंने बेच दिया, और उसके बॉडी पार्ट, उसके अंदर से जो माइक्रोचिप है उसको निकाला। मैं जंगल में गया, एक वाइल्ड एलिफेंट है, उसको मैंने कैप्चर करा और उसके अंदर ये माइक्रोचिप डाल दी। तो गवर्नमेंट को तो लग रहा है कि भाई एलिफेंट के अंदर अभी भी माइक्रोचिप है, लेकिन ये एलिफेंट ही दूसरा है, और ये लूपहोल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और कोई लीगल प्रोविजन ही प्रोवाइडेड नहीं है कि एलिफेंट की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट निकाली जाए कि वो कैसे उसकी डेथ हुई है, कि क्या इलीगल रिप्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी चीज़ अभी कोई लीगल मेजर अवेलेबल नहीं है इस चीज़ को रोकने का। एक और चीज़, अब ये रूल बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एलिफेंट कैप्टिविटी में बॉर्न हुआ है वो कैप्टिव ही रहेगा। मतलब कैप्टिव एलिफेंट से कोई चाइल्ड निकला
तो वो वाइल्ड एलिफेंट में आप उसको छोड़ोगे नहीं, वो भी ओनर जो है उसको ओन करके रखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस लॉ के अंदर ऑथर के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है। उसके अलावा जो बहुत सारे एलिफेंट्स हैं वो अक्रॉस द स्टेट जो है कमर्शियल यूज़ के लिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे देखो एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, शायद हाँ ये रही, कि बहुत सारे लोग तो एलिफेंट्स को रेंट आउट भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है कि नॉन कमर्शियल यूसेज के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एलिफेंट ओनर्स हैं वो अपने एलिफेंट्स को रेंट कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़, टूरिज्म एंड पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए भी। और इस पे जो गवर्नमेंट है अब तक कुछ कर नहीं रही। तो ये ऑथर का एक पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म है। तो इससे क्या है कि इस पर्टिकुलर कमोडिफिकेशन से एलिफेंट्स को कैप्चर करना एक नया ट्रेंड बन चुका है। और मैंने आपको क्या बताया कि वाइल्ड एलिफेंट्स को आप कैप्चर करके कैप्टिव एलिफेंट्स नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा अभी भी हो रहा है। इन्होंने रेकमेंड करा है कि इन इन पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक एलिफेंट्स को यूज़ करा जाए। मतलब एक एलिफेंट बना दिया और फिर उसके नीचे व्हील्स लगा दिए ताकि स्पेक्टिकल एलिफेंट वाला मिले बट वो एक्चुअली एलिफेंट ना हो। और नॉन इन्वेसिव बर्थ कंट्रोल करा जाए कैप्टिव ब्रीडिंग को रोकने के लिए, ताकि जैसे डॉग्स के साथ होता है कि डॉग्स की कैप्टिव ब्रीडिंग करके नए नए डॉग्स को फिर और बेचा जाता है, तो यही चीज़ एलिफेंट्स के साथ तो ना हो एटलीस्ट। तो उसको भी रोकना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू ऑथर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 22% राइज इन एनरोलमेंट आफ्टर द स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव। तो ये एक अच्छी बात है। देखो डिजिटल एजुकेशन पे एक बहुत बड़ा ऐसे आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये उसका एक क्या है, एविडेंस है कि जैसे ही स्मार्ट क्लासरूम्स बनते हैं और जो ओवरऑल जो ब्लैक बोर्ड होता है वो अब स्मार्ट बोर्ड बन चुका है, प्रोजेक्टर्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके थ्रू क्या है, देखने को मिला है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं और क्लास में आते हैं उनका नंबर 22% बढ़ गया है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। पिछले ऑलमोस्ट 8 सालों के अंदर ये डेटा है, ठीक है। और ये किसके अंदर है, ये स्मार्ट सिटी मिशन का ही सबसेट था, उसका ही एक छोटा सा पार्ट था। स्मार्ट सिटी मिशन मिशन का एम ये था कि पूरी कंट्री में 100 सिटीज़ को सेलेक्ट करा गया जिनके अंदर सस्टेनेबल तरीके से नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके ऑलमोस्ट हर डिमेंशन में, चाहे वो एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, मोबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ को टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस के थ्रू बड़ा उसमें डेवलपमेंट की जाएगी। तो वहाँ पे एजुकेशन भी आ गई, ठीक है। तो एजुकेशन को भी स्मार्ट बनाने का एक एम था स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, और एटलीस्ट ये पोर्शन जो है स्मार्ट सिटी मिशन का वो थोड़ा सक्सेसफुल रहा है। ये जो मिशन है 2015 ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने लॉन्च करा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं। फाइन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। 2024 तक की बात करें तो अराउंड 91% जो प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी मिशन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। बट एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ रिपोर्ट्स बताती है ये नंबर 50% है, कुछ रिपोर्ट्स बताती है ये 90% है। तो ये थोड़ा सा डेटा एम्बिगुअस है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा थोड़ा सा एम्बिगुअस है। 2022 में गवर्नमेंट ने एक और चीज़ लॉन्च करी थी, स्मार्ट सिटीज़ एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। अब ऐसी चीज़ों पर प्रीलिम्स में फिर से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ऐसे AR पहली बात तो किसने लॉन्च करा है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और इसका एम क्या है, इसका एम यह है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे अकेडमिया के साथ, अकेडमिया मतलब जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलके वो रिसर्च करेगी कि कैसे अर्बन एरिया को और ज़्यादा इंप्रूव करा जाए। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन का ही सब पोर्शन है। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर समीक्षा सीरीज निकाली थी कि जहाँ पे ऑब्वियसली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको वापस असेसमेंट किया जाएगा, उनका देखा जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को किन किन चीज़ों में इनोवेटिव प्रोसेसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 50 इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च स्टडीज़ करी गई। ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव का मतलब एक्चुअली क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको वो इनिशिएटिव दे देंगे, कोई पॉलिसी दे देंगे और पूछेंगे उसका पर्पस क्या है। तो ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर पॉलिसी की आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रुपी रैटल्स, करेंसी हिट्स फ्रेश रिकॉर्ड लो ऑफ 85.48 रुपी पर डॉलर। तो जो इंडियन रुपी है वो अभी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है एंड हिस्टोरिक लो है 85.8 रुपीज़ का पर डॉलर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। डेफिनेटली अगले जितने भी एग्जाम्स होंगे, अब स्टेट के हो सेंटर के हो, वहाँ पे इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपी गिरना मतलब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और रुपी बढ़ना मतलब रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। तो जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है
तो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे लिए एक्सपोर्ट करना बहुत चीप हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअली। एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट चीप हो जाता है। इसका बहुत ही बेसिक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज़ पहले रुपी 60 रुपए था इक्वल टू $1, और अब रुपी हो गया 80 रुपए इक्वल टू $1। ठीक है, तो कोई चीज़ मैं 60 रुपए की बेचता था, मान लेते हैं ये यूएस का एक पर्सन है और मैं इंडिया में हूँ, तो मैं कोई एक चीज़ बना रहा हूँ जो कि मैं उसकी जो एमआरपी है ना वो 60 रुपीज़ है। फाइन, तो ये जो मान लेते हैं ये 60 रुपीज़ पिछले साल ही था, और इस साल ये 80 रुपये हो गया है पर डॉलर, ये इतना मान लेते हैं, और इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, ये भी एक बार अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया इसकी एमआरपी है 60 रुपये। तो जो यूएस का इंसान है मुझसे खरीदना चाहता है और ये एमआरपी 60 रुपये है, तो वो मुझे उसके इक्विवेलेंट कितने डॉलर्स देगा? $1, क्योंकि $1 60 रुपये के ही बराबर है। अभी भी जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो अभी भी 60 रुपये की ही एमआरपी है उसकी। ठीक है, लेकिन वो जो यूएस का इंसान है मुझे कितने डॉलर देगा? वो $1 थोड़ी देगा, क्योंकि $1 तो 80 रुपये हो गया, तो मुझे एक से कम डॉलर देगा। मान लेते हैं $0.9 वो मुझे दे रहे हैं, जो कि 60 रुपये के बराबर होंगे। 60 रुपये 0.9 नहीं होगा, 0.75 के राउंड होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मान लो तो $0.75 वो मुझे देगा इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि $0.75 मतलब 60 रुपये। तो ये जो यूएस का इंसान है, पहले ये मुझसे $1 में वही चीज़ खरीद रहा था जो अब ये यूएस का इंसान मुझसे सिर्फ $0.75 में ही खरीद पा रहा है। मतलब यूएस वाला जो बंदा है वो देखेगा कि इंडिया से अब चीज़ें खरीदना सस्ती हो गया है उसके लिए तो सस्ता हो गया ना खरीदना, क्योंकि जो चीज़ वो $1 में खरीद रहा था अब वो वही चीज़ उसको $0.75 में मिल जा रही है। और यही चीज़ अब आप मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज़ वो 1 मिलियन में खरीद रहा था अब वो 250 ग्रैंड में ही मुझसे ले लेगा। सॉरी, वो मुझसे 250 ग्रैंड कम में उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो काफ़ी फ़ायदा हो गया इस यूएस वाले को। तो यूएस वाला क्या करेगा, अब इंडिया से और ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है तो वो ज़्यादा खरीद लेगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया को अगर हमारा रुपये डिप्रिशिएट होता है। लेकिन इसका ही उल्टा इम्पोर्ट में होता है। हमारे लिए जो इम्पोर्ट है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ज़्यादा इम्पोर्ट ही कर रहा है, ये प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादा है कि हमारा रुपये गिर रहा है ना, तो उसका हम फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो रुपये गिरने से अब टेक्निकली कुछ नुकसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि रुपये गिरा तो एक्सपोर्ट जो हमारा बढ़ गया, और इम्पोर्ट महंगा हो गया तो कोई बात नहीं, कम से कम एक्सपोर्ट तो बढ़ गया ना। लेकिन हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है इतना कि हम रुपये की गिरने का फ़ायदा उठा पाए, और हम इम्पोर्ट इतना करते हैं कि रुपये गिरते ही बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। ये भी स्टैटिक का ही पोर्शन था, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बैंक्स के साथ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखती है, जिसको यहाँ पे लिख दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे? देखो जो बैंक्स हैं उनको पता है कि अगले साल मान लेते जून 2025 में उनको ना कोई पेमेंट करना है बैंक्स को, और उसके लिए उन बैंक्स को ना डॉलर चाहिए। उस टाइम चाहिए होंगे, अभी नहीं चाहिए, उस टाइम चाहिए होंगे। लेकिन बैंक्स को ये डर लग रहा है कि भाई जून 2025 में पता नहीं डॉलर कहाँ हो, क्या पता ऊपर पहुंच जाए या नीचे पहुंच जाए, तो पता नहीं है ना। तो आज ही वो आरबीआई के साथ क्या करेगी, एक डील कर लेगी। देखो आरबीआई, मैं आपसे, ये बैंक बोल रहे हैं आरबीआई को, देखो आरबीआई मैं आपसे ना एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि जून 2025 में ना डॉलर की प्राइस चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे डॉलर ना 83 रुपीज़ में खरीद लूंगा। ये आरबीआई से क्या कर लिया बैंक ने, एक डील कर ली, क्योंकि बैंक को मान लेते हैं किसी फॉरेन बैंक को या फॉरेन पर्सन को डॉलर में पेमेंट करना है। अब डॉलर बैंक के पास नहीं है, बैंक के पास तो रुपीज़ पड़े हुए हैं, डॉलर नहीं है। तो आरबीआई के पास बहुत सारा डॉलर पड़ा है ना, आरबीआई के पास डॉलर पड़ा है, बैंक के पास डॉलर नहीं है, लेकिन उसको डॉलर देने हैं तो उसको आरबीआई से डॉलर चाहिए। आज वो आरबीआई से डॉलर नहीं लेगा, क्योंकि ये जो पेमेंट है उसको अगले साल करना है। लेकिन अगले साल ये डॉलर सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, मान लेते डॉलर सस्ता हो गया तब तो बैंक का फायदा हो गया, लेकिन महंगा हो गया तो बैंक का तो पूरा जो फाइनेंस है वो बिगड़ जाएगा, बैंक की अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। तो बैंक रिस्क नहीं लेता, बैंक बोलता है कि मैं आपसे ना जून 2025 में डॉलर की प्राइस मैं मानता हूं कि 83 के अराउंड होगी, तो चलो आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि चाहे जून में डॉलर की प्राइस 60 हो या 110 हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे डॉलर जो है 83 रुपीज़ में ही खरीदूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इससे क्या है, चाहे बैंक को हो सकता है अगर डॉलर 60 हो गया तो बैंक को काफ़ी फायदा हो जाएगा, सॉरी नुकसान हो जाएगा,
और डॉलर 110 हो जाता तो बैंक को काफ़ी फायदा होता। बट द थिंग इज कि अब बैंक वो नहीं देख रहा, बैंक को चाहिए स्टेबिलिटी। उसको पता होना चाहिए कि जून में उसको डॉलर कितने रुपए में मिलेगा, तो वो आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आरबीआई के साथ वो कर लेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट में आरबीआई उसको डॉलर कब देगा, जून में देगा। तो ये क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब फ्यूचर के लिए आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। तो आरबीआई क्या कर रहा है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, इन कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेगा आरबीआई, तो क्या है, आरबीआई को जो डॉलर बैंक्स को देना था ना, आरबीआई उस चीज को अभी डिले कर रहा है। यहाँ पे यही लिखा है कि आरबीआई क्या कर रहा है, डॉलर पेमेंट जो है उसको, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उस पर होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। मतलब जो अभी, ये तो मैंने जून की बात करी है, ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स 2023 में साइन हुए होंगे कि आरबीआई को 2024 के एंड तक क्या करना पड़ेगा, बैंक्स को ये डॉलर देने हैं। तो जो 2024 में कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल होने थे, आरबीआई उनको फुलफिल नहीं कर रहा है। आरबीआई ने जो डॉलर है होल्ड करके रखा हुआ है अभी, और आरबीआई जितना डॉलर अपने पास रखेगा और मार्केट में डॉलर को बढ़ाएगा नहीं, तो रुपी जो है वो उतना डिप्रिशिएट हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो, जिस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होती है उसकी प्राइस कम होती है, और जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे डायमंड है, उसकी सप्लाई बहुत कम है इसलिए उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। डायमंड की प्राइस होने के बहुत सारे सारे रीजंस हैं, बट एक रीज़न ये है कि सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस ज़्यादा है। तो वैसे ही डॉलर की सप्लाई मार्केट में आरबीआई नहीं कर रहा, आरबीआई ने अपने पास रखा हुआ है डॉलर, तो आरबीआई सप्लाई कर नहीं रहा मार्केट में, और सप्लाई अगर वो नहीं कर रहा तो डॉलर में मार्केट की सप्लाई कम हो गई, तो डॉलर महंगा हो गया। और अगर डॉलर महंगा हो गया तो रुपये अपने आप सस्ता हो जाएगा। तो ये रीज़न बताया जा रहा है, बट ऑब्वियसली ये इकलौता रीज़न नहीं है, करोड़ों रीज़न है जिसकी वजह से रुपी डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल या आर्टिकल जिसमें लिखा है कि जो इंडिया की करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होती है कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये कम हो गया है थोड़ा। हमें पता है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं हम इन जनरल, पर जो ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा कम हो गया है, ये अच्छी बात है। तो यही करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो टाइप का करते हैं, गुड्स का जिसको आप मर्चेंडाइज भी बोलते हो, और सर्विसेज का। सर्विसेज मतलब कोई इंसान इंडिया में आया और यहाँ पे आके उसने कोई ऑपरेशन कराया, तो उसने क्या है, हॉस्पिटल को पैसे दे दिए। तो वो इंसान यूएस का था, इंडिया में अपनी यूएस का था, अपनी पॉकेट में उसने कुछ पैसे रखे, इंडिया में आया और यहाँ पे खर्चा करा उसने, और वो जो उसके पॉकेट में पैसे थे वो उसने इंडियंस को दे दिए। तो एक तरह से हमने क्या करा, पैसे कमा लिए, और पैसे कमाए तो हमने यूएस वाले को क्या दिया, हॉस्पिटल की सर्विस दी, है ना, हॉस्पिटल की सर्विस दी हमने यूएस वाले को। तो एक तरह से जो सर्विस है वो इंडिया से बाहर गई और पैसा इंडिया के अंदर आया, तो ये हो गया हमारा सर्विस एक्सपोर्ट। तो देखा जाए तो हम सर्विस में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इंपोर्ट से, लेकिन जो गुड्स हैं, जो मर्चेंडाइज है, जो भी गोल्ड हो गया, ऑयल तेल हो गया, या जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, इन जनरल जितना गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जो हमारे यहाँ पे देखा गया, जो टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो जो डेफिसिट आती है, डेफिसिट मतलब कमी, किस चीज़ में कमी, कि अभी भी जो हमारे नेट इंपोर्ट है वो हमारे नेट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, और ये जो डिफरेंस है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ये जो डेफिसिट है ये थोड़ी सी कम हो गई, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो गैप था वो थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ, वो 1.2% ऑफ जीडीपी हो गया है, पहले वो 1.3% जीडीपी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट लेकिन बड़ी है, और सर्विस रिसीट भी बड़ी है। ठीक है, ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग है कि जो हमारा मर्चेंडाइज मतलब गुड्स की डेफिसिट तो बढ़ गई, मतलब गुड्स के अंदर ट्रेड में जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा और बढ़ गया, लेकिन सर्विसेज का भी जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो सर्विसेज का जो नेट रिसीट है वो भी बढ़ा है, और ट्रेड का डेफिसिट भी बढ़ गया है। तो दोनों बढ़े, मतलब दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं एक तरह से। फिर भी जो नेट निकल के आ रहा है उसमें हमारा जो डेफिसिट है वो कम ही हुआ है टोटल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो इंडिया के अंदर भी आता है और इंडियंस बाहर भी ले जाते हैं, ये नेट आउटफ्लो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। Q2 के अंदर इनफ्लो नहीं रहा, ये Q2 के अंदर आउटफ्लो था, मतलब ज़्यादा हमने एफडीआई बाहर भेजा है कंपेयर टू इंडिया में जितना एफडीआई आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है तो ये अच्छी बात है। और जो एक बुरी न्यूज़ है कि जो हमारा रुपी है वो वीकन हो रहा है, एटलीस्ट ये एक अच्छी न्यूज़ उसके दौरान आई है।
यही ये लास्ट लाइन हमें बता रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का भी। पिछले 2-3 सेशन ऐसे रहे हैं जिसमें कंसेप्चुअल और स्टैटिक डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुआ है और ये अच्छी बात है क्योंकि ऐसे एडिटोरियल्स और आर्टिकल से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने की भी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट द हिंदू के सेशन में एंड एज़ ऑलवेज़ हैव अ गुड डे।